12 है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और अगला टॉपिक है हमारा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार या तो विद्युत मोटर आता है या फिर विद्युत जनित्र आता है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार एग्जाम में आए। तो विद्युत मोटर क्या होती है? विद्युत मोटर यानी विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जैसे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करेगी? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये विद्युत ऊर्जा इसको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो देखो विद्युत मोटर के बारे में शुरुआत में क्या लिखना है, 2-3 लाइनें लिखनी है, जिसमें कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब इसके बाद में हम इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत में क्या लिखना है? एक तो इसका डायग्राम बनाना है विद्युत मोटर का, और फिर इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है। जैसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये चुंबक का एक ध्रुव N है, N यानी नॉर्थ या उत्तरी ध्रुव है, और ये चुंबक का ये एक दूसरा चुंबक है जिसका दक्षिण ध्रुव है यानी S वाला सिरा है। तो इनके बीच में हम एक आयताकार तांबे की एक आयताकार कुंडली N ABCD A B और C और D ये ABCD लेके आते हैं। अब इस कुंडली को हम वलय के साथ में जोड़ देते हैं, विभक्त वलय और ब्रूस से जोड़ देते हैं। तो विभक्त वलय P व Q होता है। दो विभक्त वलय होते हैं P और Q, और दो होते हैं ब्रूस X और Y, ये दो ब्रूस हो गए। अब देखो इसको हम एक विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। P व Q मैं आपको लिखता हूं, इसको विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ये बैटरी या सेल से जोड़ते हैं इसको यहां से, और ये कुंजी K हो गई। ये इसका प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला सिरा। अब देखो विभक्त वलय P और Q, ये यहाँ पे दो ब्रूस है। देखो विभक्त वलय है वो कुंडली आयताकार कुंडली ABCD के साथ में घूर्णन करेंगे, लेकिन ब्रूस है वो ब्रूस यानी X और Y है वो आयताकार कुंडली के साथ में घूर्णन नहीं करेंगे। तो सिद्धांत में देखो सिद्धांत में क्या लिखोगे कि दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N व S होते हैं जिनके बीच में आयताकार कुंडली ABCD घूर्णन करती है। अब सिद्धांत के बाद में हम इसकी बनावट और रचना देखते हैं। बनावट व रचना, बनावट कह दो या रचना कह दो, एक ही चीज है। तो बनावट या रचना, बनावट या रचना में देखो एक होता है क्षेत्र चुंबक, इसके भाग है यानी चुंबक की। देखो विद्युत मोटर की बनावट के अंदर
एक होता है क्षेत्र चुंबक। ये देखो ये दो चुंबक है, इनको हम कहते हैं क्षेत्र चुंबक। और ये जो कुंडली है इसे कहते हैं आर्मेचर कह दो या कुंडली कह दो। इसके बाद में विभक्त वलय P और Q हो गए। फिर बाद में ब्रूस, ब्रूस यानी X और Y। इन चार चीजों को लेकर हमें क्या बनाते हैं, विद्युत मोटर बनाते हैं। तो एक नंबर टॉपिक है क्षेत्र चुंबक। दो नंबर पे ये देखो ये कुंडली है ABCD, तो आर्मेचर या कुंडली, आर्मेचर या कुंडली। 3 नंबर टॉपिक है विद्युत विभक्त वलय। 3 नंबर हो गया विभक्त वलय। 4 नंबर है ब्रूस। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से लिखते हैं। देखो बनावट या रचना में ये लिख देना कि इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। 1 नंबर क्षेत्र चुंबक, 2 नंबर आर्मेचर या कुंडली, 3 नंबर विभक्त वलय और 4 नंबर हो गया ब्रूस। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से लिखते हैं। देखो 1 नंबर पे वापस से हेडिंग लिखते हैं 1 नंबर क्षेत्र चुंबक। और क्षेत्र चुंबक के बारे में लिख देना इसमें दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव N व S होते हैं जिनके बीच में कुंडली को रखा जाता है। अब देखो 2 नंबर पे आर्मेचर या कुंडली, इसके बारे में लिखना है कि ये तांबे के तार की, विद्युत रोधी तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। और आगे लिख सकते हो कि इसको चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। तीसरा है विभक्त वलय। तो इसके बारे में लिखना है कि विद्युत मोटर में दो विभक्त वलय P व Q कार्य करते हैं। विभक्त वलय भी कुंडली के साथ में घूर्णन करते हैं। बाद में 4 नंबर पे लिखना है ब्रूस। तो दो ब्रूस X व Y होते हैं। इनके एक सिरे को देखो, ये एक सिरा है, ये किसके साथ में जुड़ा है, ये तो बाहरी परिपथ से जुड़ा है और एक जुड़ा हुआ है आयताकार कुंडली ABCD के साथ में। एक सिरा जुड़ा है और दूसरा सिरा इसका किसके साथ में जुड़ा है, दूसरा सिरा एक आयताकार कुंडली के साथ में और एक बाहरी परिपथ के साथ में जुड़ा हुआ है। ये होगी इसकी बनावट। तो अगला टॉपिक है कार्य प्रणाली। नंबर 4 है कार्य प्रणाली। तो देखो विद्युत मोटर है वो किस प्रकार से कार्य करता है। अब यहाँ सबसे पहले जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि किसी धारा परिचालक तार को अपने बाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ें कि मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा ये तीनों लंबवत रहे। लंबवत रहे तो ये जो तर्जनी अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और मध्यमा है, मध्यमा किसको बताएगी, विद्युत धारा की दिशा को बताएगी और अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जैसे लगाते हैं तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली, इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा A से B की ओर होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ दिशा C से D की ओर होती है। ऐसी धारा की दिशा देखो A से B की ओर, यानी परिपथ कौन करते हैं तो धारा की दिशा A से B की ओर होगी और C से D की ओर होगी। अब देखो जैसे कुंडली क्या करेगी, घूर्णन करेगी। ये देखो घूर्णन करती है कुंडली, यानी दक्षिणावर्त घूर्णन करेगी। तो घूर्णन करेगी तो क्या होगा कि ये जो सिरा है ये इस प्रकार से घूर्णन करेगा। अब ये देखो आधा चक्र है या पूरा, ये है इसका आधा चक्र। पूरा चक्र तब होता जब ये निशान है वो यहाँ वापस आ जाता। पूरा चक्र अब हुआ है। तो ये देखो पहले हम आधे चक्र की बात करते हैं। तो आधे चक्र में क्या होगा कि ये जो मान लो ये आयताकार कुंडली है, ये ऐसे घूर्णन करेगी। देखो यहाँ से इस प्रकार से घूर्णन करेगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया इसका आधा चक्र। आधा चक्र में देखो पहले A B यहाँ पे था, अब देखो ये जैसे घूम के आधा होगा यानी A B यहाँ चला जाएगा C से D की जगह, और C और D कहाँ जाएंगे
ए और बी की जगह। अब देखो ये आपस में आप अपना स्थान बदल लेते हैं, तो फ्लेमिंग के नियमानुसार क्या होगा कि यानी डी और सी अब यहाँ पे है, तो डी और सी यहाँ पे है, तो देखो विभक्त वलय यानी पी और क्यू है, तो पी और क्यू भी घूमेंगे साथ में। अब देखो पी और क्यू भी अपना क्या करेंगे, स्थान बदल लेंगे। पी और क्यू जब स्थान बदलेंगे तो ये जो ब्रुश है, ब्रुश तो अपना स्थान नहीं बदलेगा, तो पी और क्यू यानी पी अब यहाँ गया और क्यू यहाँ पे आ गया। अब क्यू के संपर्क में क्या आएगा, क्यू के संपर्क में ब्रुश का x वाला सिरा है वो होगा, और P के संपर्क में ब्रुश से y वाला सिरा होगा। अब देखो जैसे ही पूरे घूर्णन की बात, अब देखो जैसे ही हम पूरे घूर्णन की बात करते हैं यानी ये आधे घूर्णन की बात की, अब जैसे ये पूरा घूर्णन होगा तो ये वापस से वाली स्थिति आ जाएगी और इस प्रकार से ये कुंडली है वो घूर्णन करती रहेगी। ये थी हमारी कार्य प्रणाली। अब देखो विद्युत मोटर के उपयोग।